हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम एनालिसिस। आज है दोस्तों 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को जो आपका 3 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं उन सभी का हम आज कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा। यदि आपका आने वाले आगामी दिनों में एग्जाम बाकी है तो उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और इस क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ से रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन की। आज है दोस्तों 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। उन क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि बास्केटबॉल मैदान का आकार कैसा होता है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल सागर कहाँ पर स्थित है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आया था मंदिरों की तारा आकृति किस वंश से संबंधित है, यानी कि स्टार आकृति के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला स्थान कौन सा है। इसके अतिरिक्त 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके आज एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी का आज हम विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आया था आइस हॉकी। आइस हॉकी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जो आइस हॉकी होती है उसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है एक टीम में वो दोस्तों 6 होती है। याद रखेंगे आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कबड्डी के बारे में पूछेगा तो 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। और एक ट्रिक हमने आपको कई बार करवाई है, इसको भी याद रखना है, एचसीएम को। एचसीएम में क्या बनता है सर? हॉकी, क्रिकेट और क्या बनता है, याद रखिए, सॉरी एचसीएम नहीं, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ याद रखना है। इसमें क्या बनता है? हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। इनमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है साथियों ये 11-11 होती है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ये रिपीट क्वेश्चन था, ये कल के एग्जाम में भी पूछा गया था। याद रखेंगे जो आत्मीय सभा है साथियों ये आपकी राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी वर्ष 1815 में। याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों को सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के इस साधन के रूप में देखा था और उन्होंने 1815 में जैसे ही ये कोलकाता पहुंचे तो आत्मीय सभा की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और सभा बनाई थी 1821 में। इसका नाम था दोस्तों कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन। ये बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगा। 1821 में जो राजा राम मोहन राय थे इनके द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों 1828 में इन्होंने जो आत्मीय सभा थी इसको ब्रह्म सभा का नाम दे दिया, जो आगे चल करके दोस्तों ये ब्रह्म समाज कहलाई थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ब्रह्म समाज ने साथियों सती प्रथा का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, इसको भी याद रखेंगे। और सती प्रथा की जो समर्थक सभा थी वो दोस्तों थी धर्म सभा। कौन थी? सती प्रथा का जो समर्थन करती थी वो धर्म सभा थी। जबकि याद रखेंगे ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी और दोस्तों ये सती प्रथा का विरोध करती थी, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था बास्केटबॉल मैदान का आकार कैसा होता है। अगर साथियों बात कर लेते हैं बास्केटबॉल के मैदान की तो इसका जो आकार होता है दोस्तों आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा बास्केटबॉल एक आयताकार कोर्ट पर 5 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों 5 खिलाड़ी होते हैं। ये पूछा जा सकता है जिस प्रकार आज आपका आइस हॉकी से पूछा गया, हो सकता है कल पूछ ले कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 5 खिलाड़ी याद रखना है। और दोस्तों जो बास्केटबॉल होता है ये आमतौर पर इंडोर में खेला जाता है। प्रत्येक टीम प्रतिद्वंदी के गोल के माध्यम से गेंद को उछालकर स्कोर करने का प्रयास करती है। एक ऊंचा क्षैतिज घेरा नेट जाल के रूप में बास्केट कहा जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर आकृति की बात कर ले तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है बास्केटबॉल का मैदान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिड लाइन होती है, ये एक पक्ष की टीम होती है और दूसरी पक्ष की यहाँ पर होती है। इसकी जो लेंथ पाई जाती है वो दोस्तों 28 मीटर होती है, जबकि इसकी जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होती है ये 15 मीटर होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि लाल सागर कहां पर स्थित है। अगर बात कर लेते हैं लाल सागर की, अगर लाल सागर की बात की जाए तो लाल सागर दोस्तों अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी की खाड़ी है, यानी कि नमकीन पानी का झील है, कह सकते हैं लाल सागर को। लाल सागर की बात की जाए तो दक्षिण में लाल सागर के अदन की खाड़ी है जो लाल सागर को हिंद महासागर से मिलाती है। ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण में अदन की खाड़ी जो लाल सागर को
जो हिंद महासागर है उससे मिलाती है और इसका पानी कभी लाल नहीं है। याद रखेंगे जो लाल सागर है इसका पानी लाल नहीं है। हालांकि जो समुद्र के नीचे जो प्रवाल पाए जाते हैं, लाल सागर में जो समुद्र के नीचे प्रवाल पाए जाते हैं, उनकी मौसमी उपस्थिति के कारण कभी कभी यह लाल दिखते हैं, इस कारण इसे लाल सागर कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा जो रेड सी है वो रेड कलर का नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बात कर रहे हैं लाल सागर के लोकेशन की, तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे ये हमारा जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, रेड सी कहलाता है, ठीक है। और यहां पर पाई जाती है दोस्तों स्वेज नहर, क्या पाई जाती है, स्वेज नहर, जो सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त ये रेड सी है और यहां पर पाई जाती है दोस्तों एक संधि जिसका नाम क्या है, याद रखेंगे यहां पर हमारी एक संधि पाई जाती है, इसका नाम क्या कहा जाता है, अभी हमने चर्चा की थी, अदन की खाड़ी। सॉरी, यहां पर ये अदन की खाड़ी है और ये जो अदन की खाड़ी और लाल सागर एक दूसरे से मिलते हैं, ये बाब उल मंदेव जल संधि से मिलते हैं। कौन से, बाब उल मंदेव, या फिर इसे बाबे मंडल भी कहा जाता है। तो बाब उल मंदेव जल संधि अदन की खाड़ी और लाल सागर को आपस में मिलाती है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कंफर्म करके बताएंगे रेड सी और गल्फ ऑफ अदन किससे मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति, क्या पूछा गया था, याद रखेंगे साथियों प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, एक मिनट, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर पूछ लेगा आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल जो अपना है वो दोस्तों 75(1), आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 कहता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 75(2) का क्लॉज 2, 75 का क्लॉज 2 कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बनी रहती है। और जो क्लॉज 3 है 75 का, उसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और अनुच्छेद 75 का 5 और 6, मंत्रिपरिषद के जो वेतन भत्ते होंगे वो संसद के द्वारा तय किए जाएंगे। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मंदिरों की तारा आकृति किस वंश की है, यानी कि किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे होयसाल वंश। होयसाल वंश के जो शासक थे, इन्होंने जो मंदिर बनवाए थे वो स्टार शेप के थे, यानी आकृति जो इनकी थी ये किसकी थी, जो तारा के समान आकृति दिखाई देती थी। और होयसाल वंश की स्थापना नृपकामद्वितीय ने 1026 से 1047 के बीच की थी, जिसे कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शासन किया था। यानी कि होयसाल वंश ने कर्नाटक क्षेत्र में, एक मलनाड क्षेत्र पड़ता है कर्नाटक राज्य में, वहीं पर शासन किया था। तो अगर पूछ ले किस राज्य से संबंधित है होयसाल, तो दोस्तों याद रखेंगे कर्नाटक से। होयसाल साम्राज्य ने कर्नाटक के एक बड़े हिस्से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है होयसाल वंश के द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं। यहां पर ये कॉर्नर देखेंगे आप लोग तो ये स्टार की शेप में, अगर ऊपर से देखा जाए इन मंदिरों को, ये पूरी की पूरी तरह इस तरह से स्टार के कॉर्नर दिखाई देते हैं। तो इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, तारा आकृति कहा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कौन सा शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित है, या फिर ऐसा पूछा गया था कि दक्षिण पूर्वी से या फिर दक्षिण भारत से, ठीक है। अगर दक्षिण भारत पूछा गया होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु राज्य में सैकड़ों साल पहले हुई थी। इस नृत्य को दक्षिण भारत में धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। यानी कि जो नृत्य है इसमें डांस के माध्यम से जो कलाकार होता है वो अपने धार्मिक विषय और आध्यात्मिक जो विचार होंगे वो आपके सामने प्रकट करेगा डांस करते हुए। यह प्राचीन तमिल महाकाव्य, तमिल का एक महाकाव्य है जिसका नाम है शिलप्पतिकारम। क्या नाम है, शिलप्पतिकारम एक नामक ग्रंथ है, महाकाव्य है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है भरत मुनि की दोस्तों नाट्य शास्त्र है, ये भी याद रखेंगे। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में भी इसका पहली बार जिक्र मिलता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी, क्या पूछा गया है, दक्षिण पूर्वी अगर क्लासिकल डांस पूछा गया है तो कुछ इस तरह से हमारा प्यारा भारत दिखता है, ठीक है, इस तरह से। और अगर दक्षिण पूर्वी पूछा गया है तो यहां पर पाया जाता है कुचिपुड़ी। क्या पाया जाता है, ये भी दक्षिण का है। और दक्षिण पूर्वी में अगर पूछ ले तो ओडिसी बताना है, ठीक है। क्या लगाना है, ओडिसी, ऑप्शन में अगर दिया जाए तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रत्येक पक्ष में एक या दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा खेल है जिसमें प्रत्येक पक्ष में या तो एक खिलाड़ी खेलेगा या दोनों खिलाड़ी खेलेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे सिंगल डबल्स, इसे बोला जाता है। एक खेलेगा तो सिंगल्स, अगर दो खेलेंगे तो डबल्स। तो बैडमिंटन खेल ऐसा है जिसमें सिंगल भी खेला जाता है और डबल भी खेला जाता है। इसके अतिरिक्त टेनिस भी ऐसा है, टेबल टेनिस भी है, स्क्वैश भी है,
तीरंदाजी भी है और कैरम भी है। ये सारे के सारे ऐसे खेल हैं जो या तो सिंगल या डबल्स या मिक्स डबल्स में दोनों में खेले जाते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था, भारत में पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है। अगर क्वेश्चन की बात कर ले भारत के पश्चिमी घाट की, तो दोस्तों पश्चिमी घाट क्या है, एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। ये भारत की एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है जो भारत के प्रायद्वीपीय पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई है। ठीक है, याद रखेंगे कुछ इस तरह का हमारा भारत दिखता है नीचे में। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला साथियों जो एरिया है, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। और इसका जो विस्तार है दोस्तों गुजरात राज्य से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि भारत ने टी20 विश्व कप का खिताब कितनी बार जीता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो साथियों याद रखेंगे जब टी20 विश्व कप का पहला संस्करण होता है, पहला संस्करण 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाता है। यहीं पर भारत ने याद रखेंगे पहली बार में ही पाकिस्तान को फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। जबकि जो लेटेस्ट टी20 विश्व कप हुआ था 2021 में, इस टी20 विश्व कप का खिताब किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने जीता था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में आती है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो लगभग आपके 11 हैं। इनमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेदों की संख्या की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 में लिखा है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति यानी कि कार्यपालिका शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है साथियों, आर्टिकल 53 में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 54 में साथियों क्या मिलता है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया मिलती है, एकल संक्रमणी मत पद्धति पर आधारित होगा। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी, चुनाव का जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो अनुच्छेद 54 में है। और जो चुनाव का तरीका है एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये अनुच्छेद 55 में मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, और ये मिलता है अनुच्छेद 56 में। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 57 में कहा गया कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कितनी भी बार अपने आप को निर्वाचित कर सकता है। यानी कि अगर राज्यसभा और लोकसभा चाहें तो राष्ट्रपति को कई बार एक ही व्यक्ति को नामित कर सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 58 में लिखा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इसके लड़ने की योग्यता क्या होगी, इसके बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 59 में दोस्तों राष्ट्रपति के पद की जो शर्तें हैं वो लिखी गई हैं। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग होगा ये दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके महाभियोग लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के कार्यालय के रिक्त भरने हेतु चुनाव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल थे राष्ट्रपति से संबंधित थे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दोस्तों अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। साथियों अगर बात कर ली जाए अनुच्छेद 368 की, तो दोस्तों ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहां से, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोड्यूसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। तो कितने प्रकार के संशोधन है, तो साथियों याद रखेंगे 3 प्रकार के। एक तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार। ठीक है, इसके अतिरिक्त संसद के विशेष बहुमत द्वारा, यह भी अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार से दिया गया है। इसके अतिरिक्त संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन किया जा सकता है। तो ये दो जो प्रक्रिया है ये किसके अंतर है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था बहमनी साम्राज्य में कौन सा राज्य नहीं निकला था। ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो बहमनी साम्राज्य था इससे संबंधित कोई क्वेश्चन था कि बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में टूटा या फिर कौन सा राज्य नहीं निकला, इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों अगर बात की जाए बहमनी सल्तनत की, तो इसकी जो स्थापना है 1347 से 1518 तक इसने कहां पर शासन किया, तो दक्कन में शासन किया। और ये एक इस्लामी राज्य था, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 एक तुर्क अफगान सूबेदार थे, इनका नाम था अलाउद्दीन बेहमन शाह के द्वारा की गई थी। इनका जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1336 में। यह भी हमने कल आपको करवाया था। इसके अतिरिक्त 1518 में बहमनी साम्राज्य का विघटन हो जाता है, यानी कि कुछ भागों में टूट जाता है। उनमें से दोस्तों गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बीरार और क्या हो जाएगा, अहमदनगर,
ये सारे के सारे राज्य निकल कर आए थे, किससे? बहमनी साम्राज्य से। लेकिन याद रखेंगे जब 1565 में, साथियों जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, तो साथियों इसमें बीदर जो साम्राज्य था, कौन सा? ये वाला साम्राज्य, ये बीदर जो साम्राज्य था, इसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि तालीकोटा के युद्ध में किस बहमनी साम्राज्य से बना हुआ शासन था, उसने भाग नहीं लिया था? तो बनेगा इसका राइट आंसर बीदर साम्राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी तट से निकलती है? ऐसा क्वेश्चन आया था और एग्जैक्टली ये 4 ऑप्शन थे। कौन कौन से याद रखेंगे? सोन, गोदावरी, उसके बाद महानदी और दामोदर। तो दोस्तों याद रखेंगे पश्चिमी तट से निकलने वाली जो नदियां हैं, इनमें से इसका ऑप्शन बनेगा गोदावरी। क्या बनेगा? गोदावरी। नासिक से निकलती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, वहीं से गोदावरी का उद्गम माना जाता है। अगर सोन की बात कर ले, ये कहां से निकलती है साथियों? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। कहां से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से साथी? छत्तीसगढ़ से। और जो दामोदर नदी है, जो दामोदर नदी है, इसे पश्चिम बंगाल में गंगा की एक शाखा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो गोदावरी इसका राइट आंसर बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा ब्राजील के राष्ट्रपति थे जायरे बोल्सोनारो। कौन थे? जायरे बोल्सोनारो 2020 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि बनकर आए थे। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था उस समय, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल्सोनारो को क्या दिया था? भारत आने का न्योता दिया था। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा जो बिहार है। जो बिहार है, जो इसकी साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 61.80% है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे कम साक्षरता वाला क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त सबसे कम साक्षरता दर जो पूछी जाए, ठीक है, तो ये भी आपकी बिहार इसका पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पादप लवक से संबंधित क्वेश्चन आया था। पादप लवक से संबंधित क्वेश्चन आया था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन था? तो पादप लवक की अगर बात की जाए तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जो लवक होते हैं वो साथियों किसमें स्थित होते हैं? तो पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। अगर बात कर ले लवक की, तो लवक पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार एक प्रकार की रचना होती है। इन पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है, जिनमें 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहा जाता है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जिसे आवर्डी लवक कहा जाता है, तीसरा वर्डी लवक होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो लवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था यूरेनियम वर्ग 9 के विखंडन से कौन सी अक्रिय गैस निकलती है? ऐसा क्वेश्चन आया था, जो यूरेनियम वर्ग 9 का विखंडन होता है उससे कौन सी अक्रिय गैस निकलती है? तो साथियों इसका जो एग्जैक्टली ऑप्शन बनेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे क्या ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, अगर रेडॉन ऑप्शन में मिला था, अगर रेडॉन ऑप्शन में था तो इसका राइट आंसर रेडॉन हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर रेडॉन ऑप्शन में नहीं था तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यह भी क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था। तो साथियों अगर बात कर ली जाए सत्यशोधक समाज की, ये महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1870 में। कब की गई थी? 1870 में। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए 1870 था या 1873 था। ठीक है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा, 1870 या 1873। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों 1999 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक आत्मकथा लिखी जाती है जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। याद रखेंगे, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था किस शासक की घोड़े से गिरने से मौत हो गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक था, इसकी घोड़े से गिरने से मौत हो गई थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नवरोज किससे संबंधित है? नवरोज किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये पारसी धर्म का क्या होता है? त्योहार होता है। और ईरान में एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर का आप लोग नाम बताएंगे। और ईरान के कैलेंडर का जो पहला दिन होता है उसी दिन नवरोज मनाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि जो पारसी थे ये पहले प्राचीन काल में ईरान से ही संबंधित थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सत्यजीत रे की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों अगर बात कर ली जाए सत्यजीत रे की आत्मकथा के बारे में तो इसका राइट आंसर बनेगा जखन छोटो छिलम।
जखन छोटोछिलम जो आत्मकथा है इसका नाम है। और इसकी अगर भाषा पूछ लेगा तो साथियों याद रखना है बंगाली भाषा। कौन सी भाषा साथियों? बंगाली भाषा हो जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। अगर साथियों बात कर ली जाए अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे साथियों पाणिनि। कौन हो जाएंगे? पाणिनि। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं जो आज का एनालिसिस हमने सीपीओ को कराया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया है तो एक बार से सेशन को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों यदि अब आप अभी तक सुन रहे हैं तो पहली बार आप यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी आपके लिए एनालिसिस आएगा, कोई भी एग्जाम हो, निरंतर एनालिसिस से जुड़ने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए जीएस बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।